स्त्री में। ठीक है। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मूल इंट्रो हम लोग समझे थे। आज उसके डेवलपमेंट को देखते हैं। ठीक है, सब टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, इसीलिए स्मॉल में लिख रहे हैं। टॉपिक होता है तो ऑल कैप्स में लिखते हैं, कैपिटल्स में लिखते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये जो है ना, सेंटर है। किस चीज का सेंटर है? चाइल्डहुड डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ फ्राइड। फ्राइड का बाल विकास सिद्धांत। चाइल्डहुड डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ फ्राइड। डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ फ्राइड। फ्राइड का बाल विकास। ठीक है, केंद्र बिंदु। ओडिपस कॉम्प्लेक्स ही जो है ना, ये सेंटर में लाई करता है फ्राइड की थ्योरी के। कोई भी थ्योरी होगी, ठीक है, कुछ भी होगा, तो आखिर कहीं पर तो केंद्रित होगा, कुछ तो मूल बात होगी, कुछ तो मूल अवधारणा होगी, है ना। कोई भी चीज जैसे थ्योरी होती है, जैसे अब बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म थ्योरी की मूल अवधारणा क्या है, मूल बात क्या है, आखिर किस बात पर केंद्रित है बिहेवियरिज्म? इसी बात पर कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मॉडल होता है, न्यूरल लर्निंग होती है, न्यूरॉन लर्न कर लेता है एक तरीके से फायर करना। जैसे बचपन में साइकिल का एग्जांपल देते हैं, नहीं चलाते चलाते एक बार क्लिक कर गया, यानी कि एक बार आपका मोटर न्यूरॉन्स और ब्रेन का न्यूरॉन्स जो है ना, उसके बीच में सिनेप्स कुछ विशेष तरह का बन गया, ठीक है, अलग तरीके से फायर किया तो वो क्लिक कर गया। तो एक बार जैसे क्लिक किया, अब बार बार उसको रिपीट किया, फिर कभी दोबारा क्लिक कर गया, फिर न्यूरॉन उस पैटर्न में फायर करने लगा। तो बार बार न्यूरॉन उस पैटर्न में फायर करते करते क्या हो गया कि उस डिजाइन में उस मूवमेंट को सीख गया। जैसे मार्शल आर्ट्स सीखते हैं, देखते हैं किसी को, तो बार बार जो है मुक्का मरवाया जाता है ना, एक ही मोशन को बार बार किया जाता है। कहा जाता है कि जो इंसान एक मूव को 1 लाख बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है, वो ज्यादा डेंजरस है उसके मुकाबले जिसको 100 मूव्स आते हैं। जिसको एक ही मूव आता है 1 लाख बार प्रैक्टिस किया गया, क्यों? क्योंकि आपका न्यूरॉन ट्रेन होता है साथ में, ब्रेन ट्रेन हो रहा था साथ में उस मूवमेंट को करने के लिए। तो इसीलिए मार्शल आर्ट्स में रिपीटिशन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जब बहुत ज्यादा रिपीटिटिव मूवमेंट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, तभी वो स्थिति आती है कि जब आप किसी फिजिकल पिटाई या वैसे सिचुएशन में पड़े, तो अपने आप आपका हाथ पैर काम करने लगे और आपको लगे कि अरे ये कैसे हो रहा है। आश्चर्यजनक। मूवी सब में देखे होंगे कि इसको आश्चर्य का विषय बनाता है कि आदमी शराब पिया हुआ है नशे में और उस पर प्रहार हो गया, है ना, तो ऐसे झूम रहा है, प्रहार हो गया तो अपने आप हाथ पैर घूम करके चीज हो गया, उसको भी लग रहा है लोग भी हैरत में कराए, नशा में कैसे मार्शल आर्ट्स कर लिया। वो कर नहीं रहा है, वो उस चीज को रिफ्लेक्स में बदल दिया। ठीक है, इतना बार जो है न्यूरल प्रोसेसिंग फायर किया। तो न्यूरल पाथवे जैसे कि हम जानते हैं, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जादते सिल पर पड़त निशान। तो शुरू में जब कोई चीज होती है तो वो बड़ा बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे शुरू में जब हम फिलोसफी की बातें करते होंगे, जब साइकोलॉजी के डीप की बातें करते होंगे, तो ब्रेन के लिए बड़ा कष्टदायी होता होगा। लगता होगा सर कहाँ जा रहे हैं, किस आसमान में घुमा रहे हैं सर, स्पेस में ले जा करके क्या क्या दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे करके दिमाग कंफ्यूज होता होगा, क्योंकि दिमाग सिंपल थिंकिंग के लिए डेवलप था। अब नहीं होता होगा इतना ज्यादा। अब समझ में आता होगा कि किधर से किधर जोड़ करके कहाँ सर ले जा रहे हैं, किस तरीके से जो है समझा रहे हैं। तो बस वही चीज होती है, जो चीज ब्रेन के लिए नई होती है ना, वो चीज ब्रेन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में। धीरे 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 वो सहजता आती जाती है। इंटेलिजेंस भी वैसे ही डेवलप होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी है। शुरू में दिक्कत हो रहा था, ब्लॉक मार रहा था, फैक्टराइजेशन कैसे करे, 3x + 2y जो है
जो है इसका इक्वेशन जो है 3x + 2y = 50 अगर है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या चीज है, आगे करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे 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 जो बताया गया है वो आप उसका अभ्यास करते हैं, फिर न्यूरॉन्स उस वे में फायर करने लगते हैं। तो जैसे जब आपकी इच्छा होती है, आपकी इच्छा के हिसाब से न्यूरॉन काम करता है, वैसे न्यूरॉन फायर करता है, कमांड करता है, ठीक है। जब आप गिटार बजाने सीख रहे होते हैं, तो पहली बार क्या होता है ना कि किधर उंगली जाएगा, किधर तार है, कुछ पता ही नहीं चलता है ना। लगता है कि कैसे होगा, उंगली दर्द कर रहा होता है अलग, ठीक है। जोर से लगाइएगा तो नाखून में लग जाएगा। तो बॉडी को कुछ समझे में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो हर एक एक्टिविटी क्या होती है, पहली बार पॉइंटलेस लगती है कि क्या है, कि वह ब्रेन को कुछ मजा नहीं आता उसमें, क्योंकि वो लर्न कर रहा होता है। पर धीरे धीरे आप ब्रेन को क्या करते हैं, लर्न कराते रहिए उसको। तो इससे क्या हो जाएगा उसमें, एक कहते हैं लर्निंग कॉम्प्लासेंस। लर्निंग कॉम्प्लासेंस मतलब सीखने के प्रति जो असकत का भाव है, जो आलस्य का भाव है, वो खत्म हो जाता है ब्रेन में। इसीलिए जरूरी है जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ नया करते रहना, कभी भी रुकना नहीं। आज अगर कुकिंग आता है, कुकिंग आ गया, कपड़ा धोने आ गया, सिलाई आ गया, कढ़ाई आ गया, तो प्रोग्रामिंग नहीं आता होगा। अगर वो आ गया तो क्या है कि वेल्डिंग नहीं आता होगा। वेल्डिंग आता होगा आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता होगा। हमेशा ढूंढो ये कि ब्रेन को क्या नहीं आता है, और उसको सिखाते रहो, ताकि वो कंफर्ट जोन का जो है ना आपका कैरेक्टर बदल जाए। जो आदमी कंफर्ट जोन में रहता है, उसके ऊपर यही बात आलस से हावी रहता है कि कंफर्ट में। और जो ब्रेन को डिस्कम्फर्ट का आदत डाल दिया, जो हर समय ब्रेन को मुश्किल चीजों में रहने के लिए कंफर्टेबल बना दिया, तो क्या होगा, उसके लिए मुश्किल चीजें आसान हो जाती है करनी भी, और मुश्किल सिचुएशन संभालनी भी। क्योंकि ब्रेन कंफर्ट का आदत नहीं, कंफर्ट का आदि नहीं होता। भीषण झगड़ा में भी आप शांत रहिएगा, क्योंकि आपका ब्रेन कंफर्ट का आदि नहीं है, प्रेम का आदि नहीं है, वो जटिलताओं से ही डेवलप हुआ है। तो यही सेंटर चीज है ना बिहेवियरिज्म की थ्योरी की, न्यूरल लर्निंग। कि न्यूरॉन सर्टेन वे में सेट हो जाते हैं। तो न्यूरॉन को सेट करना है, जब बार बार आप जो है ना उस चीज को अगर रीइंफोर्स करोगे, उसी प्रोसेस को, स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल को, तो वो बिहेवियर बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे किसी आदमी का बिहेवियर है कि वो कोई भी काम करता है, कहीं भी छोड़ देता है सामान, काम हो जाता है उसका, उसके बाद वो सामान वहीं छूट जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता, माइंडफुल नहीं रहता है। तो वो क्या करेगा, उसको कोई आदमी सपोर्ट करे, उसको याद दिलाए कि भैया सामान जो है ना यहाँ पे रह गया, देखो तुम्हारा, ताना ना दे, ठीक है। ताना देने से क्या होता है कि निगेटिव अफेक्ट क्रिएट होता है। निगेटिव अफेक्ट का मतलब है इमोशनल मूड निगेटिव हो जाता है, और ब्रेन क्या करता है, जिन चीजों से उसको खुशी नहीं मिल रही है उससे दूर भागना चाहता है। तो लर्निंग एक एक ऑलरेडी ऐसी चीज है जिससे उसको खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको मेहनत करना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी वो क्राइसिस के स्टेट में। जब नया बिहेवियर चेंज करना है, ठीक है, सामान रख के भूल जाते हैं बार बार कहीं, तो ऑलरेडी जो है वो नया लर्निंग प्लेस हो रहा है न्यूरल वे में। तो ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा थकान हो रही है ब्रेन को, ऊपर से आप निगेटिव ताना दे दिए कि हरदम तो सामान छुड़िए देता है तुम, कहीं ऐसा है जो कि नहीं भूले हो, तुम तो आदमी है, खत्म हो। तो ऐसा वैसा निगेटिव सब आसपास में लोग रहेंगे, परिवार में रहेंगे, तो क्या होगा कि आपको चीखने चिल्लाने की आदत डालना पड़ेगी, इतना जोर से गरजिए कि पिल्ली कांप जाए। आपको बोले ही नहीं वैसे वो, नहीं तो वो मानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। तो चीजें खराब होती है, लेकिन कई बार कोई चॉइस नहीं होता है। ये मान लीजिए कि बैड तरीका था उसको हैंडल करने का, गुड तरीके में आप हैंडल करेंगे, अगला मानेगा ही नहीं, अगला तंज पे तंज कटते कसते जाएगा। तो ना तो आपकी लर्निंग होगी सही से, आप भी परेशान है कि रोज मेरे साथ ऐसे कैसे हो रहा है, रोज हम कोई आदमी बोल रहा है, हमसे हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा लर्निंग, क्योंकि न्यूरल लर्निंग के लिए पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। यही आदमी जो है ना थोड़ा चिल होता, थोड़ा स्थिर होता, कोऑपरेटिव होता, तो पॉजिटिव इफेक्ट के साथ उसको लेता कि अच्छा ये सामान तुम्हारा रख दें क्या वहां पे, ऐसे पूछता। अच्छा काम हो गया, ये सामान रख दें वहां पे। हाँ वो अच्छा, अरे अरे देखो ना तुमको फिर याद नहीं रहा, अच्छा अच्छा रख देते हैं, थैंक यू तुम याद दिलाए, नहीं कोई बात नहीं। 2 बार 3 बार उसके साथ आदमी को ऐसे करेगा ना, 4 बार, माइंडफुल हो जाएगा, अगले बार खुद ध्यान से रखेगा कि अरे राम रे, दूसरे को करना पड़ रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है। तो इस तरीके से बिहेवियर चेंज होता है, पॉजिटिव इफेक्ट चेंज मिला। तो जिस टाइम ब्रेन क्राइसिस में है, माइंड क्राइसिस में है, आपको लर्निंग हो रहा है, लर्निंग क्या है, चेंज है बिहेवियर का, है ना, बिहेवियर के नए पैटर्न को सीखना। तो उस टाइम पे स्ट्रेस ऑलरेडी होता है जनरेट, और उस स्ट्रेस में आप और स्ट्रेस बढ़ाइएगा कि स्ट्रेस कम कीजिएगा, इस पे डिपेंड करेगी अगले की लर्निंग की एफिशिएंसी। इसीलिए बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट घर में देना चाहिए। जो आदमी का बोली बिगड़ा हुआ है, दिमाग बिगड़ा हुआ है, वो वाणी के प्रति जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम क्या बोले, ठीक है,
वैसे आदमियों की घर में, परिवार में जगह नहीं होनी चाहिए। और जगह अगर हो, तो आप चाहे जैसे उसको हैंडल कीजिए, बढ़िया से हैंडल कीजिए। और अगर लगता है कि राड़ ही है, वो बढ़िया से हैंडल नहीं होगा, तो आपको भी राड़ ही बनना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। लेकिन एनी हाउ, नेगेटिव इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करने वाले, मतलब हिम्मत ही ना हो किसी का कि नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे घर में, है ना? उस तरीके की बोली और भाषाएं बोले जो घर में नहीं होनी चाहिए। अगर हो, तो उसके कंसिक्वेंसेज इतने गंभीर हों कि अगले को कदम पीछे हटाना पड़े। ठीक है, माफ करने से और इग्नोर करने से किसी की जिंदगी आप अच्छी नहीं कर सकते हैं अगले बच्चे की, है ना? वो खराब ही करते जा रहे हैं। तो ये जो न्यूरल लर्निंग की थ्योरी है, बेस वही है। समझिए कैसे न्यूरल लर्निंग की थ्योरी से बिहेवियरिज्म कनेक्ट होता है। वैसे ही ओइडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ना, वही सेंटर है। जैसे उसमें न्यूरॉन और न्यूरल लर्निंग सेंटर था बिहेवियरिज्म का, इसका सेंटर ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ फ्राइड। तो ये क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स की बात करता है। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स की बात करता है, किसी चीज को हम कॉम्प्लेक्स बोल दे, डिसऑर्डर बोल दे, डिजीज बोल दे, तो हर आदमी सुन के क्या आएगा? ईगो डिफेंस के जोन में आएगा। ठीक है, कोई ये बोलेगा कि ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में सुन के कि हाँ हाँ, हमको भी ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा हमको भी लगता है, कोई नहीं बोलेगा। अगर बोला जाएगा तो बोला नहीं नहीं, हमको नहीं यही सब, है ना? तो इतना ओपननेस माइंड में किसी के नहीं हो सकता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ईगो डिफेंस हो जाएगा, क्योंकि आप आइडेंटिटी और ईगो को लेकर चलते हैं। ये वाला ईगो, प्राइड वाला ईगो नहीं है, ये इन जनरल वाला ईगो जो कहते हैं ना, अपना अहंकार, अपनी आइडेंटिटी, वो वाला है। उसको हम लोग डिफेंड करते हैं, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, वो कहाँ से निकलती है? हमारे ईगो से निकलती है। हम उस ईगो और अहंकार को बिल्ड करने के लिए सब कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, है ना? अच्छा गाड़ी वगैरह, वो सारा कुछ करते हैं कि हमारा एक जो है ना सेल्फ कंसेप्ट अच्छा हो सके। उसको ईगो ना कहे, सेल्फ कंसेप्ट कहे, कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट अच्छा हो पाए, हम कुछ काम करके अपने आप को प्रूव कर पाए, वर्थी कर पाए, वर्दी हो पाए। तब हमें पता चले कि हम इस लायक है, और उसी चक्कर में बन जाता है ईगो, और वो आइडेंटिटी का रूप ले लेता है। ठीक है, पहचान का रूप ले लेता है। हम लोग समझ लेते हैं कि वही हम लोग की पहचान है। तो इन जनरल जो है ना, साइकोलॉजिकली अगर स्पीक किया जाए, तो वही हमारी पहचान है। जो सेल्फ कंसेप्ट है, वो कैसे बनता है? कॉम्पिटेंस से बनता है, एक्शन से बनता है। अब जैसे मेरे अंदर क्या हुआ, ठीक है, मतलब किसी नॉर्मल युवा का, इंसान का एग्जांपल लिया जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, ठीक है, और उन चैलेंजेस के बावजूद जो है ना, अपने आप को हर स्केल पर डेवलप करता गया, करता गया, करता गया। तो डेवलप करने के बाद क्या हुआ? एक टाइम के बाद उसको पता हो गया कि मेरा कॉम्पिटेंस क्या है, और इसके कारण उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि जो सामने आएगा देख लेंगे। ठीक है, लेकिन जीवन के अपने अलग सत्य हैं। ठीक है, आपका कॉम्पिटेंस बहुत बढ़ गया, ठीक है, आप बहुत चीजों को हैंडल कर पाने लगे, रेस्पेक्ट बढ़ गया, बहुत चीजें हो पाने लगी। तो आपको क्या लगा? मेरी आइडेंटिटी है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़िया हो गया, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, तो इसके फायदे भी मिले। पर जीवन का अपना अलग वो चीज है, तजुर्बा है। वो किसी किसी हर व्यक्ति को ना, वो कभी ना कभी एहसास करा ही देता है कि कहीं पे तुम देखो, तुम कितने विवश हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो ये सब जो है, ये सब कहाँ से आता है? आइडेंटिटी से आता है। तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि, मतलब मान लो कि कोई ऐसा आदमी है जिसको अचीवर नहीं बनना है जीवन में, वो अगर उसके भीतर झांको तो पता चलेगा बहुत सादा सिंपल आदमी है, इसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है, इसको कोई टॉप नहीं करना था, कुछ ये नहीं करना था, कुछ वो नहीं करना था। इससे लोगों को लग रहा है कि भाई क्या क्या किए जा रहा है, तो उसको कुछ भी नहीं करना था। उसके सिचुएशन ही ऐसा कुछ ऐसा है ना कि उसके उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है करने के अलावा, उस रास्ता चलने के अलावा। तो, तो ये वाली चीज है। तो उस व्यक्ति को देखोगे तो वो क्या चाहेगा? वो शून्य होना चाहेगा, वो कुछ भी नहीं चाहेगा इनकी। तो उसकी जो साइकोलॉजी होगी, वो लगे क्या कर रहा है, मतलब ठीक है, हमको जीवन उस रास्ते धकेल दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, सर्वाइवल का रास्ता था, कि क्या बोलते हैं, विजय या वीर गति वाला हिसाब हमेशा होता था मेरे पास, तो अब समूचा झोंक देना पड़ा। तो ये जो चीजें हुई उसके साथ, तो क्या वो वैसा बनना चाहता है? क्या उससे किसी ने पूछा कि तुम कैसा बनना चाहते हो? तो पूछेगा तो वो कहेगा कि हम सिंपल आदमी बनना चाहते हैं, हमको कोई कॉम्पिटेंस नहीं करना था, हमको कुछ नहीं बनाना था, कुछ ये नहीं करना था, हम सिंपल सहज नॉर्मल आदमी बनना चाहते हैं, हमको ताकतवर बनना ही नहीं था। ठीक है, मतलब हम खुश थे हम फकीर होकर के, कि हमको ताकत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब जीवन ने धकेल दिया ताकतवर बनने की तरफ, तो जाना पड़ गया।
तो ये क्या था, उसके व्यक्तित्व का आपको केंद्र बिंदु मिलेगा कि वैसा व्यक्ति बाहर से लोग देखेगा तो कहेगा भाई साहब इतना अचीवमेंट के बाद भी इतना हम्बल है, इतना डाउन टू अर्थ है। अरे उससे पूछो, उसको बनना ही नहीं था वो राजकुमार और राजा, उसको तो आम लड़का बनना था, उसको टपना ही नहीं था। तो वो चीज क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु बन जाएगा। अब उसको जो लोग जिस तरीके से देखे, कोई इसको गधा के रूप में भी देखेगा कि भाई इतना कुछ कर लिया और फिर करके भी ना मतलब इसको कोई मोल नहीं है, सारा अचीवमेंट्स करता जाता है और जैसे कर लेता है उसके बाद उसको छोड़ देता है, वैल्यू लेस हो जाती है। तो ये जो आपको बताइए केंद्र बिंदु कोई चीज का कैसे होता है, व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु क्या होता है साइकोलॉजी में, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका सेल्फ कंसेप्ट होता है, साइकोलॉजी में यहीं से डिराइव होता है। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म थोड़ा आगे की चीज है, थोड़ा इससे अलग लेवल की चीज है, ठीक है। वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, ठीक है। लेकिन इन जनरल जो है ना, स्पिरिचुअलिटी की बात हम लोग साइकोलॉजी में नहीं करते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी रियल लाइफ में अप्लाई होती है लेकिन साइकोलॉजी में उसकी जगह नहीं है। साइकोलॉजी में वैसे ही देखते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट से होता है, ईगो से ड्राइव होता है आइडेंटिटी का कंसेप्ट। अब स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफॉर्म कर देती है आपके माइंड को, जब एक्सट्रीम प्रेशर जीवन में आते हैं वो बदल देते हैं आपके माइंड और व्यक्तित्व को, तब आप इन चीजों से अलग हो जाते हो। फिर आपका सेल्फ कंसेप्ट ईगो और आइडेंटिटी से नहीं आता है, ठीक है। आपको लगता है कि क्या ही बेकार चीज है दोनों चीज। तो इतना अचीवमेंट और इतना क्या बोले कि कुछ भी आप करते जाओ, कोई भी आदमी है ना बहुत कॉम्पिटेंट है, मान लीजिए इलॉन मस्क ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें अगर ईगो ट्रांसेंडेंस आ गया तो सब अचीवमेंट करने के बाद भी, स्पेस एक्स टेस्ला बनाने के बाद भी उसको कुछ वैसा नहीं लगेगा कि हम बहुत कुछ उखाड़ दिया जीवन में और क्या है पॉइंट है, काम था कर दिए, ठीक है। वैसा ही उसको महसूस होता है, होगा भीतर से। यही है केंद्र बिंदु, ठीक है। चाइल्डहुड डेवलपमेंट में ओइडिपस कम्प्लेक्स, अगर हम कहें किसी को, ठीक है, देखिए चीजों का नामकरण से कितना ये चीज होता है। जब चीजों को हम नाम दे देते हैं ना तो उस नाम के साथ हम लोग उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं, उस आइडेंटिटी के साथ एक भाव जुड़ जाता है। जैसे ओइडिपस कम्प्लेक्स की जगह अगर मातृ प्रेम होता तो क्या होता, हर आदमी कहता हाँ हमको भी माँ से प्रेम है, माँ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, माँ पे एक खरोच ये चाहिए। लेकिन इसी चीज को ओडिपस कम्प्लेक्स नाम दे दीजिए, क्या हो गया, हर आदमी उससे भागना चाह रहा है, नहीं नहीं मेरे में नहीं है, हट ये तो बहुत गलत चीज है, समझे। नामकरण और किसी चीज को आइडेंटिटी देना कैसे उसके मूल विषय वस्तु से हमें भटका देता है। तो आइडेंटिटी से हीन कैसे होंगे, उसके लिए पहले आपको आइडेंटिटी से हीन होना पड़ेगा, तो फिर आप अगले को ना उसके गुण के, उसके गुणों के मतलब क्या बोलते हैं, गुण रहित होकर आगे आप उसको जान पाएंगे कि उसके गुण जो है ना आपके परसेप्शन को प्रभावित ना कर पाए। और यही है चेतन होने का अर्थ, यही है एनलाइटन होने का। एनलाइटन थोड़ा धार्मिक लगता है, मतलब दिमाग की बत्ती जलने का समझ लीजिए, अर्थ यही है कि आप चीजों को उनकी वास्तविकता में देख रहे हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना उसमें भाव का समावेश किए, बिना उसमें अपना वो चीज देखे। अभी अगर इस क्लास में लड़कों की संख्या ज्यादा होती और हम पूछते हैं कि कितने लड़कों को कभी लगा है कि उसके अंदर ओडिपस कम्प्लेक्स हो, कोई एकाक होता जो बहुत ईमानदार होता जिसको जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाथ उठाता, लेकिन बाकी कोई हाथ नहीं उठाता। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जाता है कि कौन कौन अपनी मदर को लेकर के पॉजिटिव फील करता है और ऐसा लगता है कि उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, इवन अपने फादर से भी लड़ जाएगा अगर माँ के ऊपर खरोच लगे तो लगभग 99% लड़के हाथ उठा देते हैं, है ना। तो यही है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स को अगर हम इस तरीके से आप लोग को नहीं समझाए, नहीं बताए, तो आप लोग को भी लगेगा कि सर जैसे फ्राइड को मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया था, आज तक भी फ्राइड को पूरी तरह, फ्राइड की साइकोलॉजी और फ्राइड के पॉइंट को लोग उतने अच्छे से नहीं समझ पाए, क्योंकि फ्राइड में एक चीज थी, फ्राइड जो बोलता था ठोक के बोलता था, दावे के साथ बोलता था, हावी होके बोलता था। और लोगों को ऐसी ऐसी ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता है। आप सच बात भी ठोक कर बोलेंगे दावे के साथ और हावी होकर के बोलेंगे ना तो आपका विरोध उसी मोमेंट पे शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप झुक करके प्यार से धीरे से बोलेंगे तो लोगों के ईगो को चैलेंज नहीं मिलेगा। फ्राइड के साथ यही हुई, फ्राइड जेन्युइन बंदा था और उतना ही आउटस्पोकन। वो कुछ नहीं सोचता था कि उसके सामने जो है ना अडोल्फ हिटलर खड़ा है, कि दुनिया का मालिक खड़ा है, उसको जो बोलना है वो बोलेगा और ठोक के बोलेगा सबके सामने। तो ये चीज फ्राइड के जीवन में दिक्कतों का कारण भी बनी कई बार, ठीक है, आउटस्पोकन होना, मुखर होना। और उसी की थ्योरी को जो है ना समझने से इनकार कर दिया गया।
क्योंकि आप लोग भी अनुभव किए होंगे, कोई व्यक्ति आपको समझने से इनकार कर देता है जिस वक़्त आप उसका ईगो हर्ट कर देते हैं। होता है ना? तो वही वाली चीज़ है। तो ये फ्रायड महोदय ने जो है ना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स को जब बोला, तो लोगों का ईगो हर्ट हो गया, ठीक है? फ्रायड ने मातृ प्रेम नहीं बोला। फ्रायड ने ये नहीं बोला कि हम जो कह रहे हैं ना, उससे उसका भावात्मक गुण निकाल लो एक बार। उससे जो भावनाएँ ट्रिगर हो रही है, उसको एक बार साइड कर लो। इसका 2 नाम हो सकता है। फ्रायड अगर कहते कि इसका नाम जो है ना, मातृ प्रेम है, हो सकता है। अगर हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स यूज़ नहीं करते, मातृ प्रेम यूज़ करते, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता? तो आप कहते ये तो जेन्युइन बात है, आप एप्रिशिएट करते इसको और कहते कि हाँ, कितनी गहरी बात बोली है फ्रायड महोदय, वाह! क्या बात है, ये तो हम सब फ़ील करते हैं। लेकिन हमने ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोल दिया तो सब लोग इससे भाग रहे हैं। ऐसे नाक बंद करते हैं ना, बदबू ऐसे आता है तो नाक बंद करके छी! ये वाली चीज़। तो इसीलिए ना हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स का ये हम अपना नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है? फ्रायड ने ऐसा नहीं बोला, किसी ने ऐसा नहीं बोला। उनके बिहाफ़ पे हम बोल रहे हैं, समझ लीजिए। काश बोल देते तो इतना समस्या नहीं होती उनको। बट फ्रायड भी कोई स्पिरिचुअल आदमी नहीं थे। फ्रायड के जीवन में ना नॉलेज बहुत था, रूहानीपन की कमी थी। उस आदमी ने रिलिजन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। वो रिलिजन को गुलामी का साधन मानते थे। हम भी फ्रायड से बहुत रिलेट करते हैं, लेकिन हम रिलिजन को बदलाव का साधन मानते हैं, फ्रीडम का साधन मानते हैं, ठीक है? लेकिन फ्रायड एक ऐसे समय में जी भी रहे थे कि वास्तविकता तो यही है, अगर आप अंदर की बात, रूह और रूहानी चीज़ों की बात, बदलाव की बात ना करें, बाहर और समाज की बात करें, तो वाक़ई में हर एक रिलिजन खत्म हो जाना चाहिए धरती पर, कोई भी रिलिजन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि रूह को आपको सही करने के लिए ना, अंदर सही करने के लिए आपका गाइडिंग लाइट ही काफ़ी है। और ये समाज में व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, मिल-जुल के रिलिजन के नाम पे गलत काम कर रहे हैं, ठीक है? अपनी भीड़ बढ़ा रहे हैं, किसी के ऊपर हावी हो रहे हैं, फिर सबके सामने चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरा ही रिलिजन सबसे अच्छा है, तुम्हारा रिलिजन खराब है ये। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक जिसका माइंड जागृत हुआ होगा, जो ईश्वर अल्लाह के करीब गए होंगे, ठीक है? जो भी ऑलमाइटी पावर के करीब गए होंगे, क्या उनका माइंड इतना छिछला होगा? नहीं हो सकता है ना। तो वही चीज़ है। तो फ्रायड ने इसी बात पे ना कहा, रिलिजन के जो है ना परखच्चे उड़ा दिए उसने। बोला कि रिलिजन बर्बाद कर रहा है लोगों को। अगर किसी आदमी को नेकी करने के लिए, ठीक है? और अच्छा काम करने के लिए किसी किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर आदमी होने का मतलब क्या है उसका? किसी का सत्संग सुनने की ज़रूरत पड़ जाए, है ना? किसी धर्म की किताब में लिखा होना चाहिए कि अगर कोई, है ना, काइंडनेस करो और तब जाके आप फ़ॉलो करो। तो आपसे बड़ा तो अधार्मिक कोई नहीं है ना, कहाँ है आपकी चेतना? अगर किसी किताब में ये लिखा जाए कि ये चीज़ गलत है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको नर्क में उबलते तेल की कढ़ाई में, कोने को पुराण में ऐसे करके है कि वो उबाला जाएगा मृत्यु के बाद। तो उस डर से आप पाप नहीं कर रहे हैं, तो आप तो पापी पहले ही हो गए, है ना? कहाँ गई आपकी चेतना? तो यही बात है, जिन लोगों ने धर्म बनाए ना वो लोग चेतन थे। उनका आत्मा काम कर रहा था, उनका हार्ट काम कर रहा था, उनका सोल काम कर रहा था। तब जाकर के वो लोग ना उन चीज़ों को बता पाए और बना पाए, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ थी। आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आपके बाहर है और आप क्या कर रहे हो, उसको पाने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन अपने अंदर आपको रिलीजन मिल जाएगा, उस दिन आपको लगेगा कि सब ठीक है, ठीक है? तो ये चीज़ ना फ्राइड में थी, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता नहीं थी। तो वेस्ट के थे महोदय और जो जैसा देखा था उस हिसाब से। तो उनकी जो है ना ये थ्योरी उस वे में नहीं जा पाई। रिलीजन के वो आड़े आ गए, तो रिलीजन के आड़े आ गए। अब एक आदमी जो रिलीजन के आड़े आता है, ठीक है? धर्म के परकच्चे उड़ाता है, सीधे-सीधे चुनौती देता है। दूसरी तरफ ऐसी गंदी बातें करता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जैसी। तो समझिए कि उसको किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा, है ना? उसको एक गंदा आदमी के रूप में ही देखा जाएगा। तो उसको कहा जाए कि यार इतना ज्ञानी है, लेकिन है तो ये आदमी गंदा ही, है कचरा ही है, एकदम कीचड़ ही है, ठीक है? उस व्यू में ही उसको देखा जाएगा। तो वही चीज़ है। लेकिन ओडिपस कॉम्प्लेक्स को जब आप मातृ प्रेम शब्द नाम दे देते हैं, उसका गंदापन खत्म हो जाता है। बस यही लगता है कि मातृ प्रेम है वो एक लिमिट से ज़्यादा जाकर के बीमारी में बदल रहा है, ठीक है? ऑब्सेशन में बदल रहा है, उससे कम कर दो, तो हेल्दी है। बस यही बात तो है। हर किसी में अपनी माँ के प्रति प्रेम, ठीक है? पर वो एक लाइन है ना?
एक लाइन है, अगर उससे ज्यादा बढ़ करके मॉरल इमोरल का तुमने त्याग कर दिया, ठीक है, ये लाइन ऑफ मोरालिटी जो कहते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़कर जो है ना तुमने अगर काम किया तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाता है। इसके पीछे जो है अगर आपने रह करके काम किया, एक सीमा, एक सरहद के नीचे रह करके आप करें, तो वो क्या होता है, राइट होता है, पूजनीय भी होता है। एक ही प्रेम, ठीक है, पूजनीय भी, और वही प्रेम गाली खाने योग्य भी है। एक ही भाव पूजनीय भी है, और जो है ना फांसी पे चढ़ाने के लिए भी काफी है। एक ही भावना आपको सामाजिक रूप से जो है देवता बना सकती है, और वही भावना आपको दैत्य का भी जो है ना वो दे सकती है। तो समझिए कि क्या बदला, मोरालिटी की लाइन, इसी मोरालिटी की लाइन की बात है यहाँ पे, ठीक है, इस सेंटर में। एक सेकंड। फ्राइड के जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान ले कि क्या है कैसे है, उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, एक बॉय है, एक लड़का है, इलेक्ट्रा पे भी आएंगे, अभी लड़कों पर मत हंसिएगा ज्यादा आप लोग, ठीक है, बाद में लड़कियों पर भी आएंगे, ठीक है। फ्राइड जो है ना, फ्राइड ऐसे महोदय है ना कि सबका कच्छा खोलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो कोई किसी के ऊपर हंसे तो लाइन में तैयार रहे अपना नंबर के लिए। तो इसीलिए पूरी गंभीरता से देखिए, ये नहीं कि लड़का लोग ऐसा होता है ये वो ना, वही कहता है ना, हमाम में सब नंगे हैं। यही बात फ्राइड ने जो है ना सामने ला करके बोल दी बस। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्राइड ही सत्य है, और भी अन्य भी सत्य है, उनके जो आलोचक हैं उनके आलोचना में भी बहुत हद तक सत्य है, पर उनके जो ब्लाइंड आलोचक हैं, ठीक है, वहां पे दिक्कत है। बुरा आदमी कौन होता है, जो अंधा फॉलोअर होता है और अंधा विरोधी होता है। जो आंख खोल के फॉलो कर रहा है वो भी अच्छा है, और जो आंख खोल के विरोध कर रहा है वो भी अच्छा है, क्योंकि वो नफरत से विरोध नहीं कर रहा है। एक बुआ है, आप एक लड़का होते पैदा होते हैं, ठीक है, आपका फर्स्ट लव कौन होता लाइफ का, कहाँ से आपको मिलता, मदर से। क्लियर बात, सब कॉन्सियस की बात कर रहे हैं, कॉन्सियस की बात नहीं कर रहे हैं कि लॉजिक में जो है ला रहा है। सब कॉन्सियस में, यहाँ केवल फीलिंग की बात हो रही है, इन चीजों को फील कीजिए। 11 बजे अभी कौन आ रहा है, अंजलि। चलो, तो क्या है कि इन चीजों को फील करने की बात है। इमोशन जो है ना, सब कॉन्सियस और अनकॉन्सियस किससे चलता है, इमोशन से चलता है, डिजायर से चलता है। डिजायर कहाँ से आती है, फीलिंग से आती है। तो डिजायर का लॉजिक कुछ नहीं है। अभी जैसे मेरे साथ है, जितना ठंडा बढ़ता है हमको उतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है कोई लॉजिक, मेरा डिजायर है, मेरा ऐसा ही है डिजायर। ठंडा में हम जाके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और दुकान में भटकते हैं, मतलब उस चीज के लिए कहीं भी दुकान में गए तो एक बार पूछ जरूर लेते हैं कि है क्या कोल्ड ड्रिंक। एक्सपायर भी, अगर एक्सपायरी के नजदीक भी होगा तो भी दे दो हमको, कोई बात नहीं, हमको चाहिए। ठंडा में आइसक्रीम के शॉप पे जा रहे हैं तो वो भी देख रहा है ठंडा में आदमी आइसक्रीम खोज रहा है। तो हमको इस बात से तकलीफ है कि हम महानगर में क्यों नहीं है, ठीक है। महानगरों में ऐसा नहीं होता, ठंडा हो या गर्मी हो कोल्ड ड्रिंक मिलता है, आपको पीना है तो आप पी लीजिए। कोई भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, बड़े रेस्टोरेंट या वैसे में, ठीक है, तो आपको दिसंबर जनवरी में भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो उसके पास रहता है अवेलेबल, क्योंकि जानता है कि आदमी पिएगा, मांगेगा, आएगा शौकीन आदमी, तो फिर उसको चाहिए। अब क्या है कि गर्मी में हमको कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्या, नहीं, गर्मी में मेरा काम पानी से ही चल जाता है। ये क्या है, डिजायर है, कोई लॉजिक नहीं है। डिजायर का कोई लॉजिक नहीं होता है, डिजायर में बस फीलिंग होती है, और वो फीलिंग किसी तरह पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है। बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, माँ की छाती से लगा, पहला प्रेम माँ से, ठीक है। अटैचमेंट किससे होगा, मदर से होगा। बच्ची का भी होगा, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की का भी यही होगा।
यहाँ पे इस स्टेज पे सब लोग सिमिलर है। लड़की पे आएंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे, अभी कंपेयर नहीं करना। अभी जो कह रहे हैं एक एक करके दोनों को समझना है, उसके बाद कंपेयर करना है, ठीक है। अभी से किसी के माइंड में कंपैरिजन पे नहीं जाना। अभी जो कह रहे हैं जितना पढ़ा केवल उसी पे फोकस करना है, माइंड को कंपैरिजन की तरफ मत ले जाइए। जो कहा जा रहा है केवल अभी उस पर ध्यान दीजिए। तो अटैचमेंट क्या है? मदर से है। इसका प्राइमरी लव ऑब्जेक्ट क्या है, जहां पे इसकी प्रेम की भावनाएं जाहिर होंगी। ये सब लिखते भी जाइएगा साथ में आप लोग, नहीं तो, क्योंकि इतना चीज को सेंटेंस में कैसे लिखाएंगे। प्राइमरी लव ऑब्जेक्ट क्या होगा? मदर। क्लियर है? अब देखो, अब क्या होगा। एक बात हम कहते हैं, इसको, किसी को एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, वो हाथ में दे दिया जाए, उसको यकीन करा दिया जाए कि चॉकलेट उसी का है, पूरा उसी के लिए है, लेकिन उस चॉकलेट का 2 ही टुकड़ा उसको खाने दिया जाए। डिजायर क्या बोलेगा? ईड क्या बोलेगा? आप आप ईड होते तो आप क्या बोलते? आपके साथ ऐसा किया जाता तो बताइए कोई आदमी। आपको भरोसा हो चुका है कि पूरा का पूरा चॉकलेट मेरा है, लेकिन 2 ही पीस आप खा सकते हो, और आपको पूर्णतः भरोसा है अंदर से कि नहीं मेरा ही है चॉकलेट, ही तो संपूर्णतः मेरे लिए ही है। क्या होगा? सर तब हम कन्फ्लिक्ट। सोचते कि कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे। क्या हुआ? सोचेंगे कि बाद में खा लेंगे, जब मेरा ही है तो। ने कहने का मतलब है 2 टुकड़ा से ज्यादा खाने का परमिशन ही नहीं है, बाद में हो या अभी हो। कहने को वो आपका है लेकिन आपका नहीं है। तो क्या फिर दो क्रिएट हुआ? टुकड़ा भी नहीं खाएंगे। क्या क्रिएट हुआ अंदर, इमोशन में? अधूरापन। ठीक है, यही है नेचर, यही है अनकॉन्शियस। चॉकलेट की जगह मदर को रख दीजिए। सबकॉन्शियस रूप से पहला हृदय आघात कब होता है? जिस टाइम तक लॉजिक डेवलप नहीं किया होता, जिस टाइम केवल इमोशन होता है। ठीक है, माँ ही आपका प्राइमरी लव ऑब्जेक्ट है, संपूर्ण माँ ही है आपके। ठीक है, मतलब आप पैदा हुए, पैदा होते साथ ही आपने प्रेम सीखा। ठीक है, और आपको अपना प्रेम मिल गया। सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक मत लगाइएगा, उसको वैसे देखिए, प्रेम मिल गया, आंख बंद करके उस ईड को महसूस कीजिए। और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद जो वो छिनता गया, छिनता गया, छिनता गया, कम होता गया। इतना बड़ा बच्चा हो गया है, अभी भी माँ का दूध पिएगा, हटो, भागो यहाँ से, बड़ा हो गया है तो गोद में जाके बैठता है, हैं? 5 साल का है क्या? 8 साल का हो गया, अभी भी इसको गोदी लेना है, हटो यहाँ से, जाओ। 10 साल का हो, मम्मी के पीछे पीछे घूमते रहता है खाली, हट, कोई काम धाम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हर लड़के की यही कहानी है। मतलब अमूमन किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। ठीक है, फिर उसके बाद 13-14 साल का हुआ, क्या ये तो मम्मी के पल्लू में घुसे रहता है तो। फिर उसके बाद एहसास करता है कि माँ एक ऐसी दुनिया में जीती है ना, जो दुनिया ही नहीं है, दुनिया कहीं और है, दुनिया वास्तविकता कुछ और है। और माँ कोई समाज में कोई जगह दिया ही नहीं है। माँ क्या है? एक सेकेंडरी सिटीजन है। माँ ने एक अपनी अलग दुनिया बना के रखी है, और मेरी दुनिया अलग है। मेरी दुनिया ही समाज और बाहर का वो चीज है, और हमको उसके कायदे कानून सीखने होंगे। माँ की दुनिया में प्रेम है। ठीक है, माँ की दुनिया दुनिया में भरोसा है। माँ की दुनिया में क्या है? विश्वास है। माँ की दुनिया में अपनापन है। रो करके आते हैं तो गले लगाने के लिए एक जगह है। लेकिन ये इसीलिए क्योंकि माँ ने अपनी एक नकली दुनिया बना रखी है। लेकिन बाहर की दुनिया क्या है? बाहर की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। तो बच्चा जब माँ के आंचल से बाहर निकल के जाता है दुनिया में, तो उस टाइम एक अलग शौक लगता है। तो वो क्या मिस कर रहा होता है बाहर की दुनिया में? यही मिस कर रहा होता है, उस माँ को मिस कर रहा होता है, इस अधूरेपन को मिस कर रहा होता है। अंदर अंदर क्या होता है? एक रिसेंटमेंट डेवलप होता है सबकॉन्शियस में। क्यों मुझे माँ से अलग किया गया? समझे? क्यों ये दुनिया जो है ना,
हमसे वो छाँव, हमसे वो प्रेम छीन रही है जिसका हमको आदत बचपन से डाला गया। क्यों हमको बुरा बना रही है दुनिया? क्यों हम कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो हमको सोचना पड़ता है कि पता नहीं सच बोला कि नहीं बोला? माँ तो जो भी बोली थी आज तक कभी सोचना नहीं पड़ा था कि अगला सच बोला या झूठ बोला, है ना? वही कहते हैं ना कि जो लड़का या बच्चा माँ के पल्लू में बड़ा उम्र तक रह जाता है, उसको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है, मतलब बड़ा भोला टाइप का हो जाता है। क्योंकि माँ से उसको विश्वास मिला है, तो वो सहजता से किसी पर भी विश्वास कर लेता है। और दुनिया तो विश्वास करने लायक बिल्कुल है नहीं। तो शिकारियों का जो है ये जमावड़ा है, जहाँ हर कौन कब आपका फ़ायदा उठा लेगा, कहाँ से, अपने मजबूरी बता कर के, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तब आपको याद आती है उस लड़के को याद आती है माँ की, कि फिर उसको लगता है कि वो प्रेम क्या था? प्रेम तो माँ का प्रेम था, जो मेरे लिए सब कुछ कर सकती थी। एक लड़का क्या है, कभी उसका मूड खराब हुआ, कभी उसका फ्रस्ट्रेशन हुआ, अंड-बंड बोलने लग गया, ऐसे-वैसे करने लग गया, ठीक है? किसी को भी झाड़ दिया, कुछ भी बोल दिया ऐसे-वैसे, तो वो लड़का तुरंत में अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, अनडिज़ायरेबल हो जाएगा, ठीक है? रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसको लात मार दिया जाएगा। फिर उसको याद आएगी माँ की, कि हम हग भी देते थे ना, तो भी माँ को गंदा नहीं लगता था, क्योंकि माँ जानती थी कि अभी बदहज़मी हुआ है, इसके बाद जो है ना ये सही हो जाएगा। ये मेरे फ्लॉज़ के बावजूद माँ हमको प्रेम करती थी। तो ये जो पुरुष का जो अमर प्रेम होता है ना, जिस चीज़ की उसको आदत लग चुकी होती है और आदत लगने के बाद उससे जीवन छीन लिया होता है, वो माँ ही होती है, इमोशनली सबसे अंदर, ठीक है? इसीलिए उसकी जगह जो है ना कोई नहीं ले सकता है उसके जीवन में, कोई भी नहीं ले सकता है। और अगर कोई ले लिया है, तो उस स्त्री को जो है ना आप साक्षात देवी मानिए, ठीक है? वो फिर स्त्री नहीं है, वो अपने उस चीज़ से ऊपर उठ चुकी है। अगर कोई स्त्री उसकी जगह ले लेती है, अगर आप किसी पुरुष के जीवन, मन में और आत्मा में वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं कि वो आपको या तो माँ के रूप में देखता है, या तो उस तरीके से वो चीज़ करता है, तो समझिए कि वो कितना ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर करता है। और जब वो भरोसा आप किसी भी दबाव में या किसी भी कारण से वो अचानक से टूट जाएगा, तो उसकी स्थिति जो है ना बहुत बुरी हो जाती है। तो ये है बेचारे पुरुष का, ठीक है, पूरा देवदास वाला कहानी। तो ऐसे ही है, अब ये जो अधूरापन है, मान लीजिए कि ईगो बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका, ठीक है? अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस के बीच का भेद मिट गया। मोरालिटी की लाइनें जो है वो टूटने लग गई, पीड़ा के कारण, एक्सट्रीम सिचुएशंस के कारण, मानसिक हेल्थ के कारण, कुछ भी इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन के कारण। तो क्या होगा? इस अधूरापन को पूरा करने के लिए एक फ़ोर्स उठेगी उसके अंदर, एक ताकत उठेगी उसके अंदर जो इतने दिन से दबी हुई थी। हथियार कौन उठाता है? जिसके साथ जुल्म होता है, फूलन देवी, याद है ना? तो उस चीज़ को ना पूरा करने के लिए अंदर से उठेगी एक फ़ोर्स, एक ताकत, और वो क्या होगी? ईड होगी, एनिमल सेल्फ होगा आपका, उसको पूरा करने के लिए। तो यही चीज़ है ईड, ठीक है? यही है आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जब मोरालिटी की लाइन इसमें क्रॉस हो जाती है, जब समाज के बनाए नियम को आपके बिहेवियर्स क्रॉस कर जाते हैं, तब कहा जाता है कि देखो इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके भीतर जो है अगर आप हैं, तो वो मातृ प्रेम है। अब पुरुष क्यों स्त्री के प्रति आकर्षित होता है? क्योंकि उसका माइंड सबकॉन्शियस रूप से ना इस चीज़ के लिए बचपन से प्रोग्राम है, कि वो जो सुकून है, ठीक है? वो छाती में लगा कर के जो वो नर्म और गर्म एहसास होता है, जिससे हमको बहुत सेफ महसूस होता है, बहुत शांत महसूस होता है। हम सो पाते हैं। वो कहाँ से आता है? माँ से आता है। तो माँ से ही आ सकता है। पुरुष का शरीर वैसा नहीं है, ठीक है? पोषण वो देने वाला नहीं है। पुरुष का माइंड वैसा नहीं है। ये पुरुष बाहर जो है ना वो दुनिया में निकला हुआ है, तो भेड़िया बन गया है, वो शिकारी हो गया है, तो उसमें वो सौम्यता नहीं है। तो एक जो पोषण का नीड है और एक जो वो चीज़ है, वो इसके लिए वो स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। यानी कि स्त्री की तरफ आकर्षण का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? माँ से शुरू होता है, समझे? तो वही वाला चीज़ है। इसीलिए क्या होता है फिर वो बाद में उस वॉइड को, उस खालीपन को पूरा करने के लिए, मतलब उसके जीवन से जो प्रेम छीन लिया गया, जो माँ निकाल ली गई, उसको बताया गया कि नहीं, आप यहाँ नहीं कर सकते। मतलब वो चीज़ है। अब हम ईगो बाउंड्री के पार होने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जो है ना मोरालिटी की बाउंड्री पार नहीं होती है, उसके अंदर भी है, तो भी आपको छीना जा रहा है, दूर किया जा रहा है। और उसका वजह है। उसका वजह ये है कि पुरुषों के लिए दुनिया एक अलग है। पुरुषों के लिए दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है। एक ब्यूटीफुल लाइफ नहीं है। अगर कोई पुरुष लाइफ को बेड ऑफ रोजेस समझता है ना, तो बहुत गलत है। पुरुष दोहरी ज़िंदगी जीते हैं।
एक तरफ जो है ना पूरे ज्वालामुखी में जल रहे हैं, तीर भाला कमान से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जब घर आते हैं तो ऐसे लगता है कि उनका वो साइड है ही नहीं। ठीक है, वो जो बाहर से आए हैं, जहाँ खून खराबा, चीटिंग, फरेब, धोखा सब कुछ देख रहे हैं, वो सबको भूल करके जैसे अपने माँ के साथ एक अलग दुनिया में होते हैं, घर के स्त्री और बच्चों के साथ उसी दुनिया में रम जाते हैं। जो भरोसा माँ ने उसको दिया था, वही भरोसा वो उन लोगों को देता है जो अपने गार्डेड है। दो जिंदगी है। बाहर एक योद्धा है जो कि खराब काम भी कर रहा है और खराब कामों का शिकार भी हो रहा है, और अंदर क्या है, एक प्यारा सा फैमिली मैन है। ये जो दो जिंदगी जी रहा है, ये जो फैमिली वाली जो अधूरापन है, इसी को पूरा करने के लिए वो स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। वो परिवार की तरफ आकर्षित, जिस घर से उसको बेघर किया गया था, ठीक है, जो शांति और जो मतलब सुकून उसको नसीब नहीं होगा क्योंकि वो पुरुष है, उसी को प्राप्त करने के लिए वो स्त्री की तरफ जाता है। उसको लगता है कि शांति वहीं मिलेगी, लेकिन उसको वहां शांति नहीं मिलती। बाद में पता चलता है कि जीवन क्या है, एक व्यापार है, एक बाजार है, यहाँ पे लेन देन होता है खाली। ठीक है, माँ एक ऐसी पॉइंट थी जहाँ पे लेन देन नहीं होता था। ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे अब कोई कोई आदमी ऐसा भी है कि माँ बाप के साथ भी उसका ऐसा है कि लेन देन का ही रिश्ता है, तो बेचारा क्या करे। तो वो एक्सेप्शन केस है, लेकिन इन जनरल की बात कर रहे हैं। बात जब भी होती है 90% की बात होती है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। तो ये जो है ना, इसका सेंटर यही है कि स्त्री का पुरुष के प्रति झुकाव, उस तरफ जाना, उस वाइड को भरने की कोशिश है। उस वाइड को भरने की कोशिश में क्या होता है कि अगर माँ से नजदीक कोई क्वालिटी वाली वुमन उसको मिलती है, तो उसका मन साफ हो जाता है। ठीक है, वो कितना भी बड़ा हवसी हो, कितना भी ये चीज हो, लेकिन जैसे ही वो देखता है ना कि माँ का भरोसा और ये वो चीज है, उसका मन इतना साफ हो जाता है ना, गंगा की तरह निर्मल हो जाता है। उसके पहले चाहे किसी भी लड़की को देख के उसको लालच या कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, इट ट्रिगर कर रहा हो, वहां पे वो साफ हो जाता है। तो पत्नी क्या है, उसी माँ को रेप्लिकेट करने की एक कोशिश है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, मतलब कि जो है ना, एक उम्र के बाद पत्नी भी माँ हो जाती है, एक समय के बाद वो माँ के जैसी ही हो जाती है, कोई अंतर नहीं रहता है उसमें। तो ये सिर्फ मेरे पापा से हम सुने हैं, लेकिन मेरे पापा का कहना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों का कहना होगा, हजारों सालों से सभ्यता है तब जाकर के आती है। हम खुद महसूस किए हैं कि एक भाई बहन के रिश्ते में, एक दोस्त के रिश्ते में, एक पत्नी के रिश्ते में और एक प्रेमिका के रिश्ते में कोई अंतर नहीं होता। सारे रिश्ते समान है। बहन के रिश्ते में सारे रिश्ते समान है। कुछ एक लव लैंग्वेज का सिर्फ डिफरेंस है बस, कि आप जाहिर कैसे करते हैं, उसकी अपनी अपनी सीमा है। ठीक है, ये आशियाना परवीन कौन है भाई? सर ज्वाइन कर लीजिए, मेरा फोन चार्ज नहीं है, नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यही वाली वो चीज है कि उस वाइड को भरने की कोशिश है, और वो उस वे में आप उस तरफ हम जाते हैं और चीजें। लेकिन एक पुरुष आजाद कब होता है? ठीक है, ये अब साइकोलॉजी से बात बाहर होगी, स्पिरिचुअलिटी पे आती है। वो मुक्त कब होगा? जब वो प्रेम अपने अंदर ढूंढ लेगा। उसके जीवन से चेज जो है ना खत्म हो जाएगा, पीछा खत्म हो जाएगा। उस वॉइड को वो अपने आप भर लेगा, और फिर वो खुद अपनी माँ बन जाएगा, और उसी मातृत्व वाले एनर्जी से सबको केयर करेगा और काइंड करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो फिर वो मांगने वाला ना, वो बेचैन और वो पुरुष नहीं होगा, वो एक सुकून वाला, एक शांत वाला, एक ऐसा पुरुष होगा जिसके आसपास अगर कोई स्त्री भी आएगी तो उसको भी माँ वाला फीलिंग आएगा। संपूर्ण महसूस करेगी, ठंडा महसूस करेगी, शांत महसूस करेंगे। तो ये अलग चीज है। तो वो मेटामॉर्फोसिस क्या है, वहां तक फ्राइड नहीं पहुंच पाए कि उस वॉइड को भरने का भी एक तरीका है। आप सब कॉन्सियस अनकॉन्सियस ईड में ही ट्रैप नहीं रह जाएंगे। पुरुष हैं तो क्या हुआ, ठीक है, बचपन से जो है ना वो चॉकलेट की आदत लगा करके, अफीम की आदत लगा करके अफीम छीन लिया गया, तो जीवन भर अफीम के पीछे ही भागते रहेंगे क्या? नहीं, हम भी हैं कोई चीज। ठीक है, ओन कर लेंगे अपने आप को, ईड ईगो से सबसे जो है ना लड़ करके निकल जाएंगे, अपनी चेतना को जागृत कर लेंगे। तो यही है, शास्त्रों में पौरुष का यही अर्थ बताया गया है। इसीलिए पुरुषों को कहा गया है कि आप धर्मवान बनिए। ठीक है, आप माइंड साफ कीजिए, आप स्त्री को कभी भोग की नजर से मत देखिए। आप अपना माइंड साफ रखिएगा, आप चीजों के पीछे भागिएगा नहीं, डिसिप्लिन और ड्यूटी इस तरह में रहिएगा, तभी जा करके आप वो मटेरियल बनिएगा कि आप में एक ना, मतलब जिसको चेतना कहते हैं, समझिए कि बुद्धि एक पॉइंट के बाद ना फूल की तरह खिल गया, कमल की तरह बंद था, खिल गया, और उसके बाद वो विकसित हो गया। शायद एनलाइटमेंट इसी को कहते होंगे, कि किसी पुरुष के अंदर उस कमल का खिल जाना उसकी बुद्धि में, तो वो बेजोड़ हो गया फिर उसके बाद से।
ठीक है, वो भागा भागी और ये वो चीजों में नहीं करने लगा, नहीं पढ़ने लगा। तो ये जो है पूरा का पूरा कहानी है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स से के आगे का भी कहानी है कि अगर कोई पुरुष हो तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, पुरुष भी क्या है कि सब दिन जो है प्लेजर खोजते रहते हैं बाहर, ठीक है। उसको लगता है कि किसी स्त्री से के पास जाकर के सुख मिल जाएगा उसको, है ना, उसको कंप्लीटनेस मिल जाएगा, जो उसकी माँ से अधूरा रह गया था वो अधूरापन भर जाएगा। नहीं भरेगा। वो अधूरापन अगर भरना है तो खुद में भरो अपना अधूरापन, और अन्य लोगों का भी भरो, ठीक है। गिवर बनो, टेकर नहीं। तो ये चीज इसका सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन के रास्ते चलेगा कौन? क्योंकि आप कन्विंस हो कि चॉकलेट खाने से ही अच्छा लगता है ना। उपवास भी बहुत अच्छी चीज है, करके तो देखो। तो ये चीज है। अब पुरुषों की बात यहाँ पे आई, ठीक है। अब इसको ना इन्होंने लिबिडो कहा। हम इसको लिबिडो नहीं कह रहे, हम इसको सेक्सुअल एनर्जी नहीं कह रहे कि पुरुष का जो माता के प्रति जो झुकाव है, हम उसको मानते हैं कि एक प्रेम और एक विश्वास और एक बॉन्डिंग वाला चीज है। और ये हम ही नहीं मानते, फ्राइड के जो ये है ना, मतलब आलोचक है, वो भी मानते हैं। पर आलोचकों की दिक्कत क्या है कि जो आलोचना करने के मूड में आता है ना, वो अगले को समझना बंद कर देता है। हम कहते हैं कि अगर किसी की आलोचना करनी है तो पहले उसका तर्क समझो, पहले उसका दृष्टिकोण समझो, तभी आप आलोचना भी न्यायपूर्वक तरीके से कर पाएंगे। वरना आप भावुक आलोचना कर बैठेंगे, अगले की चीजों को नकार देंगे। अरे नहीं, उसका दृष्टिकोण समझो। क्या हो जाएगा? उसका दृष्टिकोण समझने से तुम्हारी वैल्यू थोड़ी ना कम हो जाएगी। तुम्हारा अहंकार का साई इतना बड़ा क्यों है कि कोई आगे बड़ा दिखता है तो तुमको छोटा महसूस होता है? तुम शून्य हो जाओ। चीजों को वैसे देखो, शून्य क्या है? हर जगह है, सब में है, ठीक है। तो वही वाली चीज है कि आप जब ऐसे करके देखते हो तो क्या होता है, आप देख पाते हो अगले का दृष्टिकोण, तब आप आलोचना सही से कर पाते हो और अगले का पॉइंट भी समझ पाते हो। और आलोचना का अर्थ क्या है? ये थोड़ी ना है कि मेरा हम बड़े कि तुम बड़े, ठीक है, तुम्हारा गलत मेरा सही, नहीं। कभी भी आलोचना या डिबेट का ये उद्देश्य नहीं होता। उसका उद्देश्य ये होता है मूल तत्व तक पहुंचना। इसीलिए हमारे संस्कृति में शास्त्रार्थ कहा गया था, डिबेट नहीं कहा गया था। डिबेट का हिंदी होता है वाद युद्ध, और युद्ध होता है सुपीरियरिटी बताने के लिए। शास्त्रार्थ मतलब अर्थ के विश्लेषण में किया गया तार्किक डायलॉग, कन्वर्सेशन। तो ये इस कल्चर से हम लोग आते हैं, ये वाली चीज है। तो यहाँ पे जो चीज है ना, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो प्रेम का वो एक्सटेंशन है। फ्राइड ने उसको नाम दिया। अब देखिए फ्राइड ने क्या, हम आपको शुरू में ही बोले थे, सबसे पहला सेंटेंस हम यहीं से शुरू किए हैं कि जब किसी चीज को कोई नाम दिया जाता है तो उस नाम के साथ उसके गुण आ जाते हैं, ठीक है। नाम के साथ उसका गुण हम लोग का दिमाग दिखाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि नाम और गुण, जो लोग कृष्ण वगैरह के भक्ति में होंगे या सुने होंगे भागवत कथा, तो देखते होंगे कि नाम में गुण है, नाम में गुण है। इसका क्या मतलब है? समझो, नाम में गुण है मतलब क्या मतलब है? अरे भाई, क्या मतलब है समझो। नाम में गुण है का क्या मतलब है? नाम ही गुण देता है और नाम ही गुण छीनता है, ठीक है। गुण कहीं नहीं है। जो चीज जैसे है वो वैसे का वैसे है। आपने उसको नाम दिया, उस नाम का एक अर्थ निकाला और उस गुण को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, समझे। तो ये कहाँ है? वास्तविकता में नहीं, आपके दिमाग में, आपकी साइकोलॉजी के अंदर। तो ये जो नाम का गुण है ना, फ्राइड ने उसको दे दिया सेक्सुअल एनर्जी का नाम। फ्राइड ने दे दिया इसको लिबिडो का नाम। अब आप बताइए, सेक्सुअल एनर्जी, सेक्स, लिबिडो, इन सब का क्या अर्थ होता है? तो जो अर्थ होता है वो भी पता है आपको। उस अर्थ से जो भाव उत्पन्न होता है वो भी पता है आपको। तो उससे क्या हो गया है कि इसकी इस थ्योरी को एक गुण मिल गया, एक कलर मिल गया। और लोग कहने लगे ये तो बहुत गलत चीज है ना। ये कितनी अभद्र बात कर रहे हो आप, कितनी अश्लील बात कर रहे हो आप, सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? ऐसा नहीं होता है। फ्राइड ने बोला कि नहीं, ऐसा ही होता है। तो अगर आप फ्राइड महोदय को गलत मानते हैं या भावात्मक रूप से उसके विरोधी हैं, तो आप सिर्फ उसको इतना गलत मानिए कि उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। शायद वर्ड कैपेसिटी कमजोर थी, या फिर उनको लगा कि यही अप्रोप्रिएट है इस चीज के लिए, उस दृष्टिकोण से देखा। तो ये चीज है। लेकिन मूल आप सारा चीज समझ चुके हैं। हमको अगर किसी चीज के बारे में पढ़ाना, समझाना, बताना है तो हम उसको व्हाइट कलर में समझाएंगे। किसी चीज को रेड या ग्रीन कलर में ना ऐसे बता के, कलर करके नहीं, मतलब उसको एक रूप देके, उसको एक समझ देके नहीं। हम उसको वैसे का वैसा बता देंगे। बाकी आपकी मर्जी। हमने आपको व्हाइट कैनवास दिया, आप उस पर क्या ड्रॉ करते हो वो आपका ओपिनियन है, आपका फ्रीडम है। तो चीजों को ऐसे ही समझना होता है, थ्योरीज को, ठीक है, एकदम स्वे दृष्टिकोण से। अब जो आदमी इसको बनाया हुआ होगा तो वो तो लड़ेगा ही, वो तो वकालत करेगा ही, और जो भावात्मक विरोधी होगा वो भी विरोध करेगा ही। आपको दोनों को समझना है, दोनों के दृष्टिकोण को समझना है। चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमको ये सही लग रहा है तो हम इसका साइड पिक कर लिए, ठीक है, हम इसका पक्ष ले लिए निष्पक्ष होकर के। तो
ओडिपस कॉम्प्लेक्स की कहानी यही है। अब देखिए एक चीज आती है, ठीक है, ईयरफोन वगैरह आप लोग नहीं लगाएं तो लगा लीजिएगा। ठीक है, ये सेम लिंग में आकर्षण, सेम लिंग से प्रेम पाने की आकांक्षा और लव लैंग्वेज का बोला जाना। ठीक है, इसको छी छी करके ऐसे वैसे करके दांत खिसोड़ करके या फिर ऐसे ऐसे करके मत देखिए, एकदम शून्य हो जाइए। ठीक है, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए उसका समझिए कि उसके नाम के साथ कुछ गुण आता है, तो गुण को साइड करके पहले एग्जैक्टली चीज को समझना है। ठीक है, अगर वास्तविकता में ज्ञानी होना है तब, और नहीं तो होना है मतलब क्या बोलते हैं, दुनियादारी के रंग में रंगना तो अलग बात है। दुनिया ज्ञान पर ही टिकी है, ज्ञान पर तो हिलने लगती है उसकी नींवें, और अंदर जो है ना बदलाव होने लगता है, आप कुछ और बन जाते हो। दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए होता दुनिया को, ना आप बदले और ना दुनिया बदले। तो ये जो वर्ड है ये भी यहीं से आता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स से ही आता है। ठीक है, यहाँ पे बॉय था, लड़का था। ठीक है, और प्राइमरी केयर गिवर क्या थी, मदर थी जो कि फीमेल थी। ठीक है, तो यहाँ हो गया ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसी जगह पे अब बच्चा तो जरूरी नहीं है ना कि लड़का ही होगा, लड़की भी तो हो सकती है। लड़की को माँ से हो गया वही प्रेम जो बच्चों को, जाहिर सी बात है होगा ही, मातृ प्रेम तो हम लोग का नेचर ही है, और वही प्रेम वहां से उसको मिला। वो अटैचमेंट, वो समझ, वो बूझ, ठीक है, सारा कुछ उसको वहां से मिला। तो क्या हुआ, उसकी भी प्राइमरी केयर गिवर, प्राइमरी लव ऑब्जेक्ट क्या हो गई, मदर हो गई। सबसे पहले ट्रस्ट और बॉन्डिंग कहाँ डेवलप हुआ, मदर से डेवलप हुआ। ठीक है, सबसे पहले उसकी जरूरतों को, उसकी मन को, उसके मन के भाव को बिना बोले, बिना भाषा से व्यक्त किए, उसके भाव भंगिमा, उसकी हरकतों से किसने समझा, माता ने समझा। बाद में वो लड़की बड़ी होती है तो क्या बोलती है, कोई भी पुरुष कभी स्त्री को समझ नहीं सकता है। कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हैं, हर स्त्री को लगता है, मर्द हम लोग को कभी समझ नहीं सकता। मर्द को बस एक ही चीज चाहिए होता है हमसे। ठीक है, बस उसको उसी से मतलब है, वो चीज उसको दे दो तो फिर खुश है, हद से ज्यादा दे दो तो बिगड़ जाएगा, फिर सारी जिम्मेदारी उठाने से मना कर देगा, और बिल्कुल नहीं दो तो फ्रस्ट्रेट होकर के जो है पागल की तरह करेगा। मर्द जो सलत जाते ही नीच है, कुत्ता है। ठीक है, स्त्रियों के मन में, भीतर में ये मेंटालिटी बहुत हद तक रहती है पुरुषों के प्रति। पुरुष भी जिम्मेदार है उसके प्रति, क्योंकि पुरुष भी अपने आप को पुरुष बना कहाँ पा रहा है। वो बेचारा माँ के उस अधूरेपन को, वाइड को खाली भरने के लिए स्त्री की तरफ दौड़ रहा है, और उसकी लव लैंग्वेज चूंकि बायोलॉजिकल है, उसकी बायोलॉजी ऐसे बनी है, तो जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो पता चल जाते हैं उसके शरीर में, वो एक्सप्रेसिव होता है उसका बॉडी और वो चीज। तो स्त्रियों को लगता है कि साला ठरकी सब होता है ये लोग, इन लोग को बस एक ही होता है। दोनों अपने अपने जगह पे ट्रैप्ड है। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पर है। पुरुष को लगता है कि स्त्री समझ ही नहीं सकती है, स्त्री को लगता है कि पुरुष नहीं समझ सकता है। पुरुष को ये लगता है कि स्त्री अगर हमको कोई समझी है एकमात्र तो वो सिर्फ मेरी माँ है आज तक, और कोई हमको समझ ही नहीं सकता। इसीलिए पत्नी से जब निराश होता है व्यक्ति, तो या पार्टनर से या गर्लफ्रेंड से निराश होता है तो माँ के पास आता है। जब दुनिया से निराश होता है तो माँ के गोदी में आता है सर रखने के लिए। कितना भी बड़ा आदमी होगा, अगर माँ 90 साल की है और पुरुष 70 साल का है, तो भी वो जाके माँ के गोदी में सिर रखेगा। ठीक है, वही है ट्रस्ट और बॉन्डिंग। तो ये वाली चीज है। तो स्त्रियों में ये जो टर्म हमें यहाँ पे लिखे, ये कैसे डेवलप होती है, यहीं से डेवलप होती है। जब माँ से उसका अटैचमेंट होगा, जो लगेगा कि पुरुष हमको समझ ही नहीं सकता, तो वो स्त्रियों के प्रति गहराई से महसूस कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि नहीं, स्त्रियां ही स्त्रियों को समझ पा रही हैं, वही समझ पा रही है, वो पुरुष तो समझ ही नहीं सकता है साला। एक तो दुनिया में जाके लहड़ा लहड़ा की तरह करते रहता है, ऊपर से घर में भी वो करता है। अब पुरुष है ही जानवर, उसको बनाया ही गया है समाज में लड़ने के लिए, और आप उसका वो वाला साइड, अगर आप एक पत्नी हो करके या एक घर वाली हो के उसका वो वाला साइड ट्रिगर कर रहे हैं, उसको घर में भी चैलेंज दे रहे हैं, तो वही निकलेगा। वो तो घर में आके बहुत सौम्य रहना चाहता है, दूसरा साइड जीना चाहता है, लेकिन आप उसको ट्रिगर कर करके उसका कन्फ्लिक्ट वाला, वो दैत्य वाला जो है ना, जैसे दुनिया से लड़ने आता है, वो साइड आप अपने तरफ घुमा दिए उसने। तो लीजिए फिर भुगतिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्त्रियों को कि पुरुषों का बैड साइड कभी ट्रिगर मत करो। ठीक है,
कोशिश करो कि जेंटल होकर के जो है ना चीजें हैंडल करो। लेकिन फेमिनिज्म के चक्कर में ना कुछ महिलाओं का हो गया है थोड़ा, ठीक है, कि हम पुरुष के भी बाप हैं। तो पुरुष के भी बाप हैं तो फिर कीजिए, पुरुष जैसी हिंसा आपको बरती ही नहीं है, ठीक है, और एकाक वो चीज करेंगे तो दोनों की बायोलॉजी डिफरेंट है, दोनों की चीजें अलग है। आप अगर स्त्री हैं तो आप बेहद खूबसूरत हैं, आपको बेहद अच्छा बनाया है, मतलब प्रकृति ने बहुत अच्छी-अच्छी गुण दी है। लेकिन आपको उन गुणों को दरकिनार करके क्या करना है, पुरुष का भी बाप बनना है। अरे जो चीज़ है ही नहीं आपके बायोलॉजी और माइंड में, जो चीज़ के लिए आपको बना ही नहीं है, आपको वो बन के फेक करना और फिर जीवन में बाद में असंतुष्ट होके रह जाना है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखें, फेमिनिस्ट महिलाओं के जीवन की क्या होती है गति, आप लोग भी जानते ही होंगे। परिवार व्यवस्था को लांग देती है, ठीक है? और सब चीज़ों को बोलती है कि पुरुष की बेड़िया है, ये है, वो है। तो वो तब तक उनको पावर में लगता है जब तक वो 32-35 साल तक होती है और उसके बाद जीवन का रियलाइज़ेशन सामने आने लगता है, डार्क रियलाइज़ेशन। और तब समझ में आता है फेमिनिज़्म वो कहाँ लेकर के गया। हमसे ज़्यादा खुश और ज़्यादा भीतर से अच्छी तो वो महिलाएँ हैं, जिन्होंने क्या किया कि एक सर्टेन रोल को जो है जिया, मतलब अपने जीवन को जिया और अपने तरीके से वैसे करके दिया। वो आज अपने बच्चों के साथ खुश है। और हम देखते थे कि नहीं वो तो बेचारी है, वो तो दाय है, वो तो नौकरानी है, ऐसे है, वैसे है। उसके ऊपर बंदिश है कि जिसके साथ मन करता है उसके साथ नहीं आती। मेरे पास फ्रीडम है, आज हम इसके साथ, कल उसके पास, सुबह में इसके साथ, शाम में उसके साथ। फुल फ्रीडम, पुरुषों वाली आज़ादी। लेकिन वो लेके आपको कहाँ गया? तो फेमिनिज़्म का जो रूट है, कहाँ से आ रहा है? ये वाली चीज़ है कि पुरुष समझ ही नहीं सकते, पुरुष स्त्रियों के लिए है ही नहीं, पुरुष स्त्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इस भाव से आता है। अब करते हैं कि नहीं करते हैं, ये एक अलग विषय है, ठीक है? करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं? उनका भी सबकॉन्शियस और अवचेतन जो है दूसरी तरफ से ट्रिगर हो रहा है, ठीक है? ये अधूरापन वाले इस वॉइड से। उसमें अगर ये वॉइड क्रिएट ना किया जाए और उसको प्यूबर्टी या 20-25 होने के पहले तक में इस वॉइड को भरने के लिए सिखा दिया जाए, ठीक है? उस चीज़ को करने के लिए अपने अंदर प्रेम उपजाने सिखा दिया जाए, तब नहीं करेगा। तो भारतीय संस्कृति में जो कहा जाता था कि आप एक छात्र जीवन जिएंगे, एक ब्रह्मचारी की तरह अपने माइंड को साफ रखेंगे, अपने बॉडी की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? शरीर को मंदिर मानेंगे, उसको कोई भी टच ना कर पाए। ना ही आप किसी, चूँकि आप अपने शरीर को मंदिर मान रहे हैं, तो अगले का भी शरीर आप टच करने की ऐसी आकांक्षाएँ मन में नहीं रखेंगे। ऐसे युवक के रूप में पलेंगे पढ़ेंगे। तभी तो जाकर के आपके अंदर वो संबल और वो चीज़ पैदा होगा कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ पाएँ। तो ये चीज़ हमारे कल्चर में शुरू से था। लेकिन कौन आजकल के लड़कों को समझाए? कौन उनके विचार में उतनी गहराई भरे कि भैया तुमको बनना था कुछ और, बन गए कुछ और। जिस स्त्री के अंदर मूल भाव है पुरुष को रिस्पेक्ट करने का, वो तुमको भीतर से कुत्ता के रूप में देखती है। बाहर-बाहर से बड़ा बढ़िया से मैनेज करती है कि देवर है, भैंसुर है, सास है, ये वो है। अंदर से जो है ना सब चीज़ को समझ में आता है कि अरे ठीक है, कोई-कोई मज़ाक, कोई-कोई तंज, कोई-कोई देखने का तरीका से उसको लगता है कि आदमी पुरुष कोई भी हो, चाहे टीचर हो, प्रोफ़ेसर हो, दुकानदार हो, मामा हो, फूफा हो, मौसा हो, होगा तो साला कुत्ता ही। तो ये चीज़ जो भीतर है तो क्या होगा? भीतर आपकी रिस्पेक्ट होगी? नहीं होगी। आप वो पोज़ीशन प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। आपको वाक़ई उसके लायक बनना पड़ेगा, ठीक है? वो लायक बनने के लिए आप तैयार नहीं हैं, आप शॉर्टकट मारने में बिलीव रखते हो कि भैया, है ना? कोई स्त्री तैयार हो जाए, मेरे अंदर का वाइड जो है भर जाए, फिर उसके बाद एक एक से भरे वो चली जाए, दूसरे किसी से भर जाए। तो वाक़ई वो कुत्तों वाली ज़िंदगी है तब तो आपको समझ आ जाता है ना, डॉग। तो ये जो है, ये यहीं से हुआ, ठीक है? फीमेल्स में इस चीज़ का उदय यहीं से होता है। अब क्या होता है ना कि बिहेवियर प्रोजेक्ट होता है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ-साथ रहते हैं, पता नहीं क्या ऐसा होता है कि उसके थॉट्स जो है ना आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगते हैं। अब कोई पुरुष है, जीवन भर स्त्रियों के बहुत नज़दीक रहा है। स्त्रियों की नज़र में क्या है, मतलब स्त्रियों के नज़दीक कहने का मतलब बचपन से लेकर के वही नानी, मौसी, फूआ, ये वो सब पुरुषों से दूर भागता रहा है। तो उसका माइंडसेट, उसका साइकोलॉजी क्या हो गया? थोड़ा स्त्री टाइप का हो गया, ठीक है? उसको भी वही लगता है कि नहीं स्त्रियाँ बेटर है, विश्वास किया जा सकता है ऐसे-वैसे, यानी कि ये जो चीज़ है ना कि ये जो यहाँ पे विमेन हुआ, तो साइकोलॉजिकली वो अपने आप को क्या कर दिया, उस एनवायरनमेंट में प्लेस कर लिया है या उस एनवायरनमेंट में रह गया कि साइकोलॉजिकली जो है ना वो वुमेन की चीज़ों को फ़ील कर पाता है, महसूस। इसके कारण उसकी विमेन से बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है? बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है क्योंकि विमेन का तकलीफ ही यही है कि उसको पुरुष समझ नहीं सकता और एक ऐसा पुरुष जो है उसका एक-एक चीज़ समझ सकता है, ठीक है? यानी वो पुरुष मन से स्त्री है और शरीर से पुरुष है।
ठीक है। मन से स्त्री और तन से पुरुष, तो बड़ा सही लग रहा है ये आदमी उसको, ठीक है। और बाकी लोगों को क्या लग रहा है, गे है साला, लड़कियों को पता नहीं गे इतना क्यों पसंद आता है। लेकिन इसके विपरीत भी है, ये जिसकी मेंटेलिटी थी वो इस टाइप का, उसको सॉफ्ट बंदा, थोड़ा फेमिनिन बंदा पसंद आ रहा है। और जिसकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं थी, जो थोड़ी टॉम बॉयज टाइप की लड़की है, ठीक है, उसको हार्ड बंदा पसंद आ रहा है, ठीक है, कि वो इस तरह फेमिनिन नहीं, वो हाइपर मैस्कुलिन बंदा उसको पसंद आ रहा है, जो बोलता है तो क्लियर कट बोलता है, ठीक है, उसके बोलने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता है, जो भी उसको, वो डरेगा नहीं एक बार भी फीमेल से, उसको डर लगता ही नहीं है दुनिया में, ठीक है, क्लियर कट बोलेगा, साफ बोलेगा, आंखों में आंख डाल के, तो उससे उसको ताकत का एहसास होता है कि भाई साहब ये बहुत क्लियर कट आदमी है और डायरेक्ट बोलने वाला आदमी है, कोई लाग लपेट नहीं। तो उसके माइंड में उस चीज को लेके फैंसी है। अब ये लड़का जो मन से स्त्री है, ठीक है, और तन से पुरुष है, इसके आसपास की स्त्रियां किसको आइडलाइज कर रही हैं, हाइपर मैस्कुलिन आदमी को, ठीक है, भारी आवाज है, तगड़ी पर्सनालिटी है, योद्धा वाला जो है व्यक्तित्व है, प्रेम करेगा तो इतना प्रेम करेगा कि जो है ना, कि उसके ऐसा असीम प्रेम कोई नहीं कर सकता है, दया करेगा तो उसके ऐसा दया और सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता है, जिम्मेदारी उठाएगा तो दिल इतना भीतर तक जा करके वो जीत लेगा कि उसके बाद दिल किसी का हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर कट, एकदम फोकस्ड, नजर उठा के कभी किसी की तरफ देखता तक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो हार्ड बंदा होगा वो स्त्रियों की पसंद हो जाता है बहुत ज्यादा, लगता है भाई क्या बंदा है, क्या बंदा है। तो कुछ अनुभव, मतलब कुछ समझ लीजिए कि इस तरह के जो पुरुष होंगे उनको ऐसी इस तरह के अनुभव हुए हैं, लिटरली कोई भी लड़की यूजुअली इन जनरली किसी को नहीं कहती है मुंह पे कि भाई साहब क्या बंदा मिला है हमको, और कोई बार बार आपको रिपीट करे ऐसे चीज करके, तो उसके मन में क्या है, एक हाइपर मैस्कुलिन का जो इमेज था उससे आप मैच कर रहे हैं, और वो परेशान हो रहे, पागल हो रहे, तो वो क्या कर रही है, आपको चेज कर रही है, ठीक है, वो चीज है, ये वाला चीज हो गया, उसको ये चीज लग रहा है कि नहीं भाई इस पुरुष के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, तो ये है बंदा सही। तो स्त्रियां क्या कर रही है, ज्यादातर स्त्रियां उसको हाई रिगार्ड में देख रही है, ठीक है, बढ़िया रिगार्ड में देख रही है कि भाई ये बंदा है उसके, उन लोगों के सर्किल में जब जिक्र होता है ना कि भाई बंदा हो तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर कट ऐसे वैसे, इतना लड़की उस पर लाइन मार रही है, ऐसे वैसे कर रही है, वो सबके साथ बात करता है, ये वो करता है, कुछ नहीं हिलता है उसमें, ठीक है। तो चार लड़की उसको ये ऐसे ऐसे बोल करके वैसे कोशिश की, देखो उसको क्या जवाब दिया, प्यार से अच्छे से ही बात किया, बात है, लेकिन कोई एकदम कोई असर ही नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, और ऊपर से अपना मगन रहता है, मस्त रहता है, बहुत स्ट्रांग बंदा है। तो ये जो स्ट्रेंथ वाला चीज जो है ना, ये जो स्त्रियां क्रिएट कर रही है कि आइडियल बंदा कौन होता है, जो हाइपर मैस्कुलिन है, जो मन से स्त्री है और तन से पुरुष है, ये भी तो आइडियल बंदा को वैसे ही देख रहा है कि भाई क्या बंदा होता है, ये इनकी डेफिनेशन को बाय कर रहा है, ठीक है, खरीद रहा है इनकी डेफिनेशन को कि हाँ एक जबरदस्त आदमी का ये चीज होता है। तो इसके कारण क्या होता है ना, कि ये बंदा जो है ना इसकी तरफ ग्रेविटेट होने लगता है, तो भाई साहब, क्योंकि इसका मन जो है ना स्त्री का है, स्त्री आकर्षित हो रही है हाइपर मैस्कुलिनिटी से, तन किसका है, शरीर का है, तो ये किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ। आप जितने ज्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, जैसे एज अ पुरुष, वो जितना ज्यादा मैस्कुलिन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा वो अपनी मैस्कुलिनिटी को डेवलप करेगा, अपने एक्चुअल अस्तित्व को, अपने इंडिपेंडेंस को, अपने काइंडनेस को, अपने लव को, अपने फाइट को, अपने स्पिरिट को शाइन करता जाएगा, भीतर इनर वर्क करता जाएगा, ठीक है, वो इस स्केल पर इतना ऊपर बढ़ता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इससे केवल मेंटल और कैरेक्टर बेनिफिट्स मिलते हैं, इससे बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी कल्पना एक साधारण आदमी कर नहीं सकता है, उसको लगे कि ये चमत्कार है, ठीक है, उसको मतलब क्या बोले, शरीर बूढ़ा होना बंद हो जाता है आपका, ठीक है, आपको समझ में आ जाता है कि जो है ना कि मानसिक ऊर्जा खत्म नहीं होती है, आप 14-16 घंटे तक बैठ सकते हैं, ठीक है, आराम से, आपका कंसंट्रेशन कहीं नहीं जाएगा, शरीर आपका थकता नहीं है। तो एक ह्यूमन होने का लिमिट जो होता है ना, हाइपर मैस्कुलिनिटी पार कर देती है, गिवन दैट बंदा ईमानदार हो तब। खाली सिग्मा मेल बन के घूमते रहने से कुछ नहीं होता, वो सब ढकोसला है, ठीक है, भीतर से सही होना पड़ता है, भीतर से जेंटल और ऊपर से मुखर। तो ऐसे पुरुष को देख करके क्या होता है, ये जो ऐसे पुरुष हैं जो तन से पुरुष है, मन से स्त्री का डिफिनेशन बाय कर लिया, उनके ज्यादा नजदीक रहे, उनमें ये फीलिंग्स जागृत होने लगती है, ठीक है।
और फिर क्या होता है, ऐसे लोगों को यही सुनने के लिए मिलता है। और ये जो चीज है ना, ये हर एक वीक पुरुष में होती है। डिग्री का अंतर है, किसी में 1% है, 99% नहीं है। तो क्या होता है कि 99% दिखता है, ये नहीं दिखता है। लेकिन कब ऐसा ना हार्ड बंदा आ जाए और इसका 1% ट्रिगर हो जाए और इसका फ्लिप कर जाए, ये कोई नहीं जानता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाइपर मस्कुलिन। तो अगर कोई पुरुष अपने आप को हाइपर मस्कुलिन फोर्स के रूप में डेवलप करता है, तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जमाने से दूर रहिए, एकांत में रहिए, अपने कार्य और अपने जीवन की तरफ फोकस रहिए। बाहर निकल करके ना हंगामा मत कर दीजिए सोसाइटी में कि पुरुषों को होमोसेक्सुअलिटी की तरफ खींच रहे हैं, स्त्रियों की लाइन लग गई है, जहां जा रहे हैं तो जो है ना अलग नजर से देख रही है। क्योंकि इससे आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन ही आएगा, तबाही ही आएगी। ठीक है, जैसे लड़की की अगर बात करें तो एक मर्लिन मुनरो थी और एक फिल्म अभिनेत्री जो है रेखा है। कहा जाता है कि उनका फेमिनिन पावर इतना ज्यादा था कि वो जहां जाती थी बर्बादी ही लाती थी। मर्लिन मुनरो के बारे में भी यही चीज है, अभिनेत्री रेखा के बारे में यही चीज है। इतना हाइपर उनका फेमिनिन एनर्जी था, इतना डेवलप था, वो जहां जाएगी ना वहां व्यवस्थाएं भंग होने लगेगी, परिवार व्यवस्थाएं भंग होगी, फिल्म व्यवस्था है, जो पुरुष करप्ट नहीं है वो भी करप्ट होने लगेगा। तो क्या है कि अगर आप उतने तेजस्वी हैं, आप हाइपर मैस्कुलिन हैं, तो आप इस जिम्मेदारी को समझिए, उस साइड को छुपा कर रखिए और अपने काम पे ध्यान रखिए और उस ऊर्जा को, उस फोकस को, उस अटेंशन को, अपने उस एफिशिएंसी को सही जगह पर लगाइए। जीवन में कुछ क्रिएट कीजिए, बिल्ड कीजिए, है ना, कुछ वो चीज कीजिए। नहीं तो फिर नष्ट होकर के आप बन जाइएगा वही पुनर्मुषको भवा, अंतिम में कुत्ता बन के रह जाइएगा जीवन में। तो ये चीज है पूरी की पूरी कहानी इस फोमो वाली चीज की। और दूसरी जो है ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे शुरू होती है। तो देखिए कि फ्राइड महोदय कितने तह तक गए हैं चीजों के, नहीं गए हैं, कितना इंटरेस्टिंग है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करते हैं, कैसे जो है ना इन चीजों को डिकोड करते हैं। तो ये ट्रिगर जो है, कैसे मैस्कुलिन का हाइपर मैस्कुलिन का कंसेप्ट जो है वो चीज है। अब हाइपर मैस्कुलिन का कंसेप्ट फ्राइड महोदय ने नहीं दिया है, वो वहां से नहीं निकला है, क्योंकि फ्राइड महोदय और उसको कुत्ता बता के वहां तक रुक गए थे। ठीक है, उस जो है ना उस कुत्ता से, उस नीडी से जिससे वो पैदा हुआ है, उससे वो बुद्धा कैसे बनेगा, उससे वो महादेव कैसे बनेगा। ठीक है, उससे वो कैसे जो है ना अपने पूर्ण रूप को प्राप्त होगा, कि जो जादू, जो कुदरत ने उसको चमत्कार बनाया है, उस चमत्कार को प्राप्त कैसे होगा, अंदर कैसे देखेगा, ये किसी फ्राइड महोदय ने या किसी ने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन ये चीजें होती है। अब जरूरी नहीं कि आप पूर्णतः वही बन जाइएगा तभी आपकी तरफ स्त्रियां आकर्षित हो, गुणों की तरफ आकर्षित होती हैं, सद्गुणों, अच्छे गुणों की तरफ, तब जाकर के वो चीज भी होने लगता है। आप उस रास्ते पे कहीं पे भी हो सकते हैं, पहली सीढ़ी पे भी हो सकते हैं, अंतिम सीढ़ी पे भी हो सकते हैं। अंतिम सीढ़ी पर होंगे तो आपके लिए चीजें मैटर ही नहीं करेगी, है ना। स्त्री पुरुष एक जैसा लगता है, सब आपको बच्चे के जैसा दिखाई पड़ता है कि यार चलो सब तो बच्चा ही है, क्या करेगा, पीड़ा में है, अपना नीड है, अपना प्रेस है, इतने चीजों से पीड़ा में है, फ्रस्ट्रेशन से पीड़ा में है, नीड से अलग प्रताड़ित हो रहा है, अकेलापन अलग है। ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट की कमी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आपको हर व्यक्ति, चाहे स्त्री होगा या पुरुष होगा, चाहे छोटा होगा या बड़ा होगा, सब आपको अपने बच्चे की तरह दिखाई देंगे। और उससे आपके में आएगा एक्सट्रीम काइंडनेस, हर व्यक्ति के प्रति काइंडनेस। ऐसा चलो ठीक है, जज नहीं करेंगे आप, तो हर व्यक्ति आपको अच्छा आदमी समझेगा, आपके नजदीक होगा। तो ऐसी चीजें हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा नजरिया है कि आप अगर अपने पेरेंट्स को, है ना, जिन लोगों को आप विलन मानते हैं, आप एक बार उनको बच्चे की नजर से देखिए। आप देखिए कि बेचारा कहाँ कहाँ पीड़ित है। ठीक है, आप भले ही डेवलप हो गए हो, आप इन चीजों से बाहर निकलो, अगला तो नहीं निकलेगा ना। उस बेचारे का तो जीवन का गति ही यही है कि इस पूरे दुष्चक्र में घूमता रहेगा। वो चेतना जैसी अफीम का स्वाद ही नहीं चख पाएगा कभी। 99% लोगों की तो कहानी यही है। तो क्या ही उसको जज करना, क्या ही उसके प्रति शिकायत का भाव रखना, सब शिकायतें खत्म हो जाती है। फिर अंदर अंदर जो है मस्त सी शांति में आप पड़े रहते हो। फिर ना आपको ये चीज परेशान करती है, ना ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स परेशान करता है, ना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे आप किसी को जज करते हैं। अभी अगर किसी लड़के को पता चल जाए किसी लड़की में इस तरह की फीलिंग है, सेम जेंडर वाली चीज है ना, सेम जेंडर के प्रति उसको ऐसा फील होता है, तो भूल के भी उसके तरफ देखेगा क्या? उसको बोलेगा छी, हट, ये कैसी लड़की है, तो भ्रष्ट लड़की है यार, ये तो पुरुष नहीं मिला तो स्त्री, बाप रे बाप रे बाप है, डाय नहीं तो इस तरीके से समाज उसको देखेगा, समझेगा। आप मैच्योर हो गए तो आप नहीं देखोगे, समझोगे, आप बोला अच्छा चलो, हम समझते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सारा कुछ। और समझने से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत होती है। प्रॉब्लम को जब तक आप समझेंगे नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
और जिस व्यक्ति को जो चाहिए ना जीवन में, आप उसको दे देंगे ना, समाज नहीं देता है उसको, समाज छीन लेता है, दुनिया छीन लेता है। आप अगर उसको दे पाओगे ना, तो व्यक्ति अपने मोस्ट ब्यूटीफुल स्वरूप में आ पाएगा और उस चेंज के लिए आपको थैंक्स बोलेगा। यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें कुछ पूछना समझना हो किन्हीं को तो बताइए।